भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का फर्स्ट टेस्ट मुकाबला समाप्त हो चुका है और दूसरा आने भी वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही? बड़ी बात भी नहीं है। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय टीम हारेगी, लेकिन इतनी बुरी तरह से हारेगी यार, हमने भी उम्मीद नहीं किया था। लेकिन अगर हम बात करें ना कि जो भारतीय टीम का सिलेक्शन रहा था उससे ही क्लियर हो गया था कि भारतीय टीम जो स्क्वाड भेज रही है ना वो शायद साउथ अफ्रीका में वर्क नहीं करेगा। और बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई लोगों का कमेंट आप लोगों में से आया है कि सर थोड़ा सा रीजन क्या था हारने का, उसका थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कीजिए। तो उसकी ही बातें करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आखिर स्क्वाड सिलेक्शन में, टीम सिलेक्शन में क्या कमियां रह गई जिसके कारण हम हारे थे। तो ठीक है, तो बातें करते हैं। अगर आप मेरा प्रीव्यू क्रिकेट इन्फॉर्मर पे फॉलो करते होंगे तो आपको बेसिकली पता था फर्स्ट टेस्ट मैच में कि क्या होने वाला है। वहां पे हमने उम्मीद किया था भारतीय टीम हारेगी, 2 ही 3 बल्लेबाज चलेंगे, उनका भी हमने जिक्र किया था और गेंदबाजों में भी हमें मालूम था कौन चलने वाले हैं। ठीक है, तो भाई जब हमें मालूम है, आपको मालूम है, डेटा से आपको सबको मालूम है और सब लोग प्रदर्शन देख रहे हैं, तो फिर भारतीय सेलेक्टर्स ने वैसा डिसीजन क्यों नहीं लिया? तो सबसे बड़ी हार की वजह रहे ना इस दौरे पे जो पहला टेस्ट मैच था वो थे भारतीय सेलेक्टर्स, क्योंकि टीम ही ऐसी नहीं सेलेक्ट की गई है जो जाके साउथ अफ्रीका में इंपैक्ट डाले। तो बेसिकली हम उसी की बातें करेंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज में जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं, अगर आप साउथ अफ्रीकन कंडीशन में उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो बल्लेबाजों में विराट कोहली और राहुल को छोड़ के किसी का अच्छा रिकॉर्ड पहले नहीं था। और कुछ नए प्लेयर आए हैं, लेकिन नए प्लेयर आए हैं तो भाई आपको ये तो देखना चाहिए क्या वो साउथ अफ्रीकन कंडीशन में सफल हो सकते हैं। मान लीजिए उनका प्रदर्शन आपने साउथ अफ्रीका में तो नहीं देखा है, लेकिन ये तो मालूम है कौन किस कंडीशन में चलता है। गेंदबाजों में आप आराम दे देते हैं अश्विन को कि मूवमेंट है तो अश्विन नहीं खेलेंगे क्योंकि इंपैक्ट नहीं डालेंगे। तो बल्लेबाजों में क्यों आप वैसे बल्लेबाजों को भेजते हैं जिनका आपको मालूम है कि वो साउथ अफ्रीका में जाके 95% चांसेज है कि फ्लॉप होंगे? तो वही किया है सेलेक्टर्स ने। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं सबसे पहले रीजन भारतीय टीम के हार के कारण के भारतीय सेलेक्टर्स थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे उस स्क्वाड में ना तो विराट कोहली और राहुल यही 2 प्लेयर हैं जो मूवमेंट अच्छा खेलते हैं, बाकी कोई अच्छा खेलता ही नहीं है। और साउथ अफ्रीकन कंडीशन में कैसी पिचेज होती हैं, स्पाइसी होती हैं, ग्रास रहता है, मूवमेंट भी मिलेगा और बाउंस भी मिलेगा। भाई आप जब विदेशी बल्लेबाज आते हैं तो उनको देते हैं एकदम रैंक टर्नर, तो वो तो आपको देंगे ही। और सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम ने इसकी शुरुआत नहीं की थी, शुरुआत विदेशियों ने ही की थी कि अपने हिसाब से कंडीशन बनाते थे, तो भारतीय टीम ने बाद में उसको फॉलो किया। लेकिन जब आपको मालूम है कि भाई हम वैसा देते हैं तो वो भी हमें वैसा देंगे अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से टीम सिलेक्शन करना चाहिए था। टीम सिलेक्शन के बाद हार जाते तो सेलेक्टर्स का कोई दोष नहीं है, लेकिन सिलेक्शन ही गलत किया गया, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ बल्लेबाजों को अपने टेक्निक में चेंज करने की जरूरत है। तो देखते हैं कौन कौन से बल्लेबाज हार के कारण रहे हैं, और अगर वैसी ही पिच मिली ना तो आगे वाले मैच में भी हार के कारण वो रहेंगे। तो बेसिकली पहले तो विराट कोहली और राहुल को हम साइड में छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी टेक्निक काफी अच्छी है और वो हमें फर्स्ट मैच में ही मालूम था, उससे पहले ही मालूम था कि ये लोग चलेंगे। तो चले भी, 2 ही बल्लेबाजों से उम्मीद किया था, वो 2 बल्लेबाज चले, लेकिन बाकी सारे बल्लेबाज क्यों नहीं चल रहे हैं? तो पहली बात कि भारतीय टीम ने टीम सिलेक्शन में ऐसे प्लेयर्स को इंक्लूड ही नहीं किया है जो खूंटा गाड़ बल्लेबाजी करें, मतलब इंपैक्ट ना दिखाएं, बल्कि गेंदों को झेलने की कोशिश करें, नई बॉल को पुरानी करें ताकि जो अटैकिंग बल्लेबाज है थोड़ा आके उसका फायदा उठा पाए। तो वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, सबको नई बॉल ही मिल रही है, एक तरफ से विकेट की लाइन लगी हुई है, कोहली और राहुल थोड़ा सा थाम दे रहे हैं। तो वो चीज जो 2-3 प्लेयर ऐसा कर सकते थे उनको स्क्वाड में रखा ही नहीं गया, पहली बार। और जो अभी के प्लेयर हैं वो स्क्वाड में पिच पे टाइम देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से प्लेयर हैं देख लेते हैं। पहले आते हैं हमारे टीम के कप्तान रोहित शर्मा, आपके भी फेवरेट हैं, हमारे भी फेवरेट हैं और कईयों के फेवरेट हैं। बहुत ही जबरदस्त लिमिटेड ओवर के बल्लेबाज हैं टेस्ट मैचेज में, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो पाटा विकेट को छोड़ के मोस्टली ये फ्लॉप रहते हैं। हमने एनालिसिस भी जब किया था फर्स्ट मैच का तो हम उम्मीद कर रहे थे ज्यादा स्कोर नहीं करेंगे, हालांकि इनके पास टैलेंट है, आजकल ये मूवमेंट ठीक ठाक खेलने लगे हैं। अभी दिखाया था इंग्लैंड सीरीज में जहां पे इन्होंने अच्छा खेला था मूवमेंट, लेकिन उसके बाद से फिर से अटैकिंग अप्रोच में जब गए हैं तो देखा गया है जब जब मूव होती है विकेट फेंक देते हैं। तो ये सबको मालूम था कि रोहित मूविंग कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप होंगे। हुए भी टेस्ट मैचेज में रिकॉर्ड देखिए साउथ अफ्रीका में 5 मुकाबलों में 128 रन, 12.8 का एवरेज है, मतलब कुछ खास किए नहीं है साउथ अफ्रीका में। और जिस अप्रोच से ये खेल रहे हैं, थोड़ा भी वो नहीं कर रहे हैं,
शॉर्ट बॉल ही आए तो पुल करने चले गए, तो थोड़ा धैर्य दिखा के खेलेंगे तो ये रन बना सकते हैं। लेकिन अगर वही अप्रोच दिखाए ना तो मूविंग कंडीशन में रोहित शर्मा को प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक बड़े कारण रहते हैं मूविंग कंडीशन में भारत के हार के कारण के। टीम के कप्तान है, नहीं तो मूविंग कंडीशन में कई बार रोहित शर्मा आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। आप फैन होंगे, मैं भी फैन हूं, बुरा लेकिन मत मानिएगा, क्योंकि हम यहां पे एनालिसिस कर रहे हैं। कोई ये नहीं है कि मैं रोहित शर्मा को बचाऊंगा या किसी और को बचाऊंगा। दूसरे आते हैं टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल। सबको इनका बैटिंग का जग जाहिर मालूम है स्टाइल, कि ये बैटिंग ट्रैक पे चलते हैं। आईपीएल उठाइए, इंडिया का मैचेज उठाइए, वनडे सीरीज, लेकिन जैसे ही मूवमेंट होता है, वनडे में तो कम मूवमेंट होता है, ये फेंक देते हैं विकेट। यहां पे तो टेस्ट मैचेज है भाई, यहां पे भयंकर मूवमेंट होगा, 15-15, 20-20 ओवर तक मूवमेंट होगा, और बाउंस भी है। हालांकि बाउंस ये ठीक खेलते हैं, आप शॉर्ट आर्म जैब खेलते हुए इनको देखते होंगे। तो ओवरऑल मूविंग कंडीशन पे या जब भी बॉलर के फेवर में पिच रहती है ना, शुभमन गिल नहीं चलते हैं। तो देखना है कब तक सेलेक्टर्स इनको मौका देंगे, लेकिन अगर पिच के हिसाब से सिलेक्शन होता तो शुभमन गिल स्क्वाड में नहीं रहते। साउथ अफ्रीका में एक मैच खेले, 2 इनिंग में 28 रन, 14 का एवरेज है। इंग्लैंड का कंडीशन मैंने इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, मूवमेंट वहां पे भी मिलता है। 3 मुकाबलों के 6 इनिंग में 88 रन, 14.66 का एवरेज है। इनका ओवरऑल टेस्ट मैचेज में जो थोड़ा सा 30 के ऊपर एवरेज है ना, वो इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत के 2-3 मैचों में इनको थोड़ा सा बल्लेबाजों के मुफीद ट्रैक मिल गया था। लेकिन जब जब मूवमेंट वाला ट्रैक मिलता है ये नहीं चलते हैं, तो मूविंग ट्रैक पे इनको नहीं खिलाना चाहिए। इनसे अच्छे प्लेयर्स इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में है। मूविंग ट्रैक पे इनको बैटिंग फ्रेंडली पे खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां ये स्कोर भी करेंगे। लेकिन मूविंग ट्रैक पे ये हमेशा भारत के हार के कारण रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, जिनकी कमजोरी जग जाहिर है, यूनिवर्सल है कमजोरी, शॉर्ट पिच बॉल है। हालांकि वनडे में आजकल उसको हैंडल भी कर लेते हैं, थोड़ा पाटा ट्रैक पे उतना बाउंस होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बाउंसर्स का लिमिट है वनडे में इस्तेमाल करने का, टेस्ट में नहीं है भाई। बल्लेबाज जम के गेंदबाज इस्तेमाल करते हैं और वो कमी है, तो आपको लगातार उसी पे लेंथ पे देंगे तो विकेट फेंकने के चांसेज हैं। वही हुआ, ये हर बॉल मान के चल रहे हैं कि भाई अंदर, मतलब अंदर चले जा रहे हैं पहले तो क्रीज के अंदर कि शॉट आएगी, और थोड़ा सा अपना मतलब जो बैकलिफ्ट है उसको भी उठा के रखते हैं कि शॉर्ट बॉलिंग में अच्छे से खेल पाऊं। और उसी में क्या होता है कि नीचे बल्ला लाने में थोड़ा देरी हो जाती है और वहां पे विकेट फेंकते हैं, और दोनों बार इनके आउट होने का रीजन वही था। तो ओवरऑल इनकी कमजोरी शॉर्ट पिच बॉल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ अफ्रीका में ये आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई देंगे अनटिल अनलेस पाटा विकेट ना मिले। तो इनका भी स्क्वाड में सिलेक्शन जो है वो मतलब अच्छे लॉजिक से नहीं हुआ था। इनके जगह किसी ऐसे बल्लेबाज का सिलेक्शन हो सकता था जो ऐसे कंडीशन में अच्छा कर सकते थे, और ये लोग आगे भी हार के कारण बनेंगे। साउथ अफ्रीका में 2 मुकाबलों में 18.5 का एवरेज है, वो भी तब जब इनका सिंगल रीज पे एक कैच छूटा था। इंग्लैंड में भी 2 मुकाबलों में 2 इनिंग में मतलब 34 रन है, 17 का एवरेज है। तो ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ अफ्रीकन कंडीशन में फ्लॉप होंगे। रिकॉर्ड भी यही बोलता है। यशस्वी जायसवाल ज्यादा नहीं खेले, लेकिन अगर ये अपने अटैकिंग अप्रोच को कम नहीं करेंगे साउथ अफ्रीकन कंडीशन में, तो इनको भी विकेट फेंकना पड़ेगा। ये वेस्ट इंडीज का अटैक कहीं से भी नहीं है और बैटिंग ट्रैक कहीं से भी नहीं है। हाँ, बैटिंग ट्रैक हुआ तो इनका अटैकिंग अप्रोच काम आएगा, लेकिन मूविंग ट्रैक पे फिर वो अप्रोच काम नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं कि किन बल्लेबाजों को भारतीय टीम सिलेक्ट कर सकती थी लेकिन किया नहीं। कौन कौन है वो? अजिंक्य रहाणे, साउथ अफ्रीका में ना विराट कोहली के बाद सबसे अच्छा रिकॉर्ड इनका है। बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, और सबसे बड़ी बात मूविंग बॉल के अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको रखा जा सकता था। अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ला सकते हैं इनको मूविंग कंडीशन के लिए, तो इसमें भी लाना चाहिए था, और वहां पे खराब प्रदर्शन तो किया नहीं था। तो टेस्ट मैचेज में भाई आपको मालूम है कि बैटिंग ट्रैक पे शुभमन चलेंगे, श्रेयस चलेंगे, यशस्वी चलेंगे, तो उनको रखिए बैटिंग ट्रैक पे, लेकिन कम से कम मूविंग कंडीशन में तो इन लोग को रखिए। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 मैचेज में 402 रन है, 36.54 का एवरेज है, और मूविंग कंडीशन के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और प्लस ये लोग बॉलों को पुराना भी करते हैं, जम के गेंदे खेलते हैं, वो काम भी इस भारतीय टीम में किसी ने नहीं किया। उसके बाद आते हैं हनुमा विहारी, ये भी वही काम करते हैं। ये थोड़ा रन भी कम बनाते हैं, मैं मान के चलता हूं 20-25 ही बनाएंगे, लेकिन ये काम क्या करेंगे, ये इतनी ज्यादा बॉलें खेल जाते हैं कि उधर का गेंदबाज ना बेहोश हो जाता है, मतलब बेहोश नहीं, मतलब एक तरीके से हताश हो जाता है। तो वो काम इस स्क्वाड में कोई नहीं कर रहा है। लास्ट दौरे में एक ही मैच खेला था, उसमें 60 रन बनाए थे 60 के एवरेज से। टैलेंट है इनमें, जज्बा है, मूविंग बॉल को अच्छा खेलते हैं, तो इनको लाया जा सकता था। उसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन को भी ये लोग ट्राई कर सकते थे। और आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं भारतीय टीम के वाल, कौन? चेतेश्वर पुजारा। ये भाई गेंदबाजों को परेशान करते हैं। साउथ अफ्रीका में 28.15 का एवरेज है, लेकिन लास्ट दौरा भी उठा के देखिए कितनी बॉलें खेलते थे। ये हर इनिंग में 100 बॉलें तो खेली जाते हैं भाई, तो उसी से गेंदबाज परेशान हो जाता है। और जब वो नई बॉल को पुरानी करेंगे तो बॉल थोड़ा सा बल्ले पे आसानी से आती है, फिर शॉट्स भी अच्छे लगते हैं, तो बाकी सारे बल्लेबाजों को ये फायदा देते हैं। तो ये जो 28 का एवरेज है ना, वो एक तरीके से
कैलकुलेटिव एवरेज 40 का है, क्योंकि बाकी बल्लेबाज उसका फायदा उठाते थे, ठीक है। तो वो काम भी कोई नहीं कर रहा है, तो इन बल्लेबाजों को यहां पे शामिल किया जा सकता था। उसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो समी के ना रहने से बहुत तगड़ा झटका लगा है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में समी की इंजरी भी एक बड़ा कारण था, लेकिन सेलेक्टर्स ने उनके जगह कोई अच्छा गेंदबाज नहीं भेजा जो कि इस कंडीशन में सफल हो सकता था। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को रख लिया। 8 साल हो गए डेब्यू किए हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 12 मैचेस खेले हैं, मतलब हाफ बेक्ड प्रोडक्ट हैं। और आप वनडे में भी उनका बॉलिंग देखते होंगे, पिटाई होती है, उसी लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, पेस उतना जनरेट नहीं कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका बल्लेबाज उतना आराम से खेलते हैं, तो भाई 6-6 की इकोनॉमी से रन दिए जा रहे हैं, तो एक एंड से प्रेशर बनेगा नहीं, तो हमेशा विकेट गिरेगा नहीं। वो जानते हैं मुझे बुमराह सिराज को आराम से खेलना है, बाकी सबको हिट करना है। वही हुआ शार्दुल का, तो सबको मालूम है कि वो विकेट टेकर है, लेकिन उनको इसलिए भी खिलाया जा रहा है, रीजन है कि बैटिंग बैकअप नहीं रहता तो शार्दुल स्क्वाड में ही नहीं रहते, तो उनको हम छोड़ देते हैं। नहीं तो वो भी जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं ना, टीम में रहने लायक नहीं है, लेकिन वो रह के विकेट तब दिला देते हैं जब किसी को उम्मीद नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी है, तो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का सिलेक्शन बिल्कुल भी मतलब ना काबिल तारीफ वाला है, आपका तारीफ उस पर किया ही नहीं जा सकता। वो लोग सोच रहे हैं बाउंस मिलेगा उससे परेशान कर देंगे, भाई उसके साथ पेस भी तो लाओ, उसके साथ लाइन लेंथ भी लाओ, वो दिखाई नहीं रहे। तो सिंपल सी बात है, प्रसिद्ध कृष्णा को भी स्क्वाड में नहीं रहना चाहिए था, स्क्वाड में थे तो प्लेइंग 11 में कम से कम नहीं रहना चाहिए था। मुकेश कुमार डिजर्विंग कैंडिडेट है, लगातार खेला हुआ इन्होंने फर्स्ट क्लास मैच है, और अभी लगातार इंडिया से भी खेल रहे हैं, तो उनको लाया जा सकता था। वो समी के स्टाइल के गेंदबाज हैं, हाँ थोड़ा पेस कम है, मूवमेंट लेकिन हासिल करते हैं, वो इंपैक्ट डाल सकते थे, लाइन लेंथ था, तो इनका बॉलिंग सिलेक्शन भी उतना अच्छा नहीं था। तो हार के जो बड़े कारण है ना, वो तीनों बल्लेबाज, सेलेक्टर्स और प्रसिद्ध कृष्णा, ये थे फर्स्ट मैच के हार के कारण। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर बैटिंग डिपार्टमेंट में भी हॉर्सेज फॉर द कोर्सेज, मतलब पिच के हिसाब से अगर बल्लेबाजों का सिलेक्शन होना स्टार्ट नहीं हुआ, तो मोस्ट ऑफ द मैचेज हम जाके हारेंगे। अगर पिच आपको बल्लेबाजी का फ्रेंडली नहीं मिला तो दिक्कत हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग बोलते हैं ना कि हमने गाबा में जाके हरा के आए, तो लेकिन वहां पे अगर आपने देखा होगा तो ज्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन जब मूविंग कंडीशन है तो आपको उस हिसाब से बल्लेबाज खिलाने पड़ेंगे, और जिसमें भारतीय टीम बुरी तरह से चूक गई। तो सिंपल सी बात है, आपको बल्लेबाजों का सिलेक्शन उस हिसाब से करना पड़ेगा जो उस पिच पे अच्छा खेल सकते हैं। आप पुजारा, हनुमा विहारी या अजिंक्य रहाणे, इनको खिलाइए मूविंग कंडीशन पे, बाकी सब पे जिस पे आप बोल रहे हैं इंपैक्ट नहीं दे रहे हैं, तो बैटिंग ट्रैक पे आप उनको खिला दीजिए। जैसे बॉलर्स में अश्विन को ड्रॉप कर देते हैं जब वो नंबर 1 होते हैं, तो सिंपल सी बात है, वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज ड्रॉप हो सकता है, तो ऐसे बल्लेबाज जो टॉप 10 में भी नहीं है वो ड्रॉप क्यों नहीं हो सकते। बड़े नामों पे इंडिया जा रही है और उसी कारण फिर हार का सामना करना पड़ रहा है। और यकीन मानिए, अगर ऐसे ही पिच रहा ना, तो स्क्वाड में अब भी उनके पास वैसे प्लेयर नहीं है, अनटिल अनलेस कि कोहली और राहुल बहुत अच्छा नॉक ना खेल दें, या फिर गेंदबाजी में बुमराह सिराज एकदम भयंकर गेंदबाजी ना कर दें, तो फिर हार का सामना करना पड़ेगा अगर वही पिच होगी। लेकिन आप लोग को बुरा भी लगेगा, अगर पिच थोड़ा सा बदल गई तो भारत डोमिनेट भी कर सकता है, क्योंकि उनके कई मेन बल्लेबाज इंजर्ड है, नहीं खेल रहे हैं, तो उस केस में भारत डोमिनेट करेगा। अगर मूवमेंट नहीं मिला ज्यादा ना, तो भारत डोमिनेट करेगा, क्योंकि उनके पास वैसे बल्लेबाज है। लेकिन मूविंग कंडीशन पे जो बल्लेबाज है ना, वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होंगे भारत के, खासकर जिनका हमने नाम लिया है। तो ये भारत के हार के बड़े कारण है। जब तक भारतीय टीम ऐसा नहीं करेगी हॉर्सेज फॉर द कोर्सेज का, तब तक उनको जीत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर देखिएगा, और कोई भी नहीं देखे भाई आप फैन हो उस बल्लेबाज के, तो हम यहाँ भारतीय टीम की बात कर रहे हैं, एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो बुरा मत मानिएगा, मेरे भी इसमें कई फेवरेट्स हैं, खासकर वनडे क्रिकेट के, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके आप भी बताइएगा कि वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है, आपको क्या लगा, कौन हार के कारण है, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय, धन्यवाद।